सन 1825 था और बगदाद शहर अपनी पूरी आब व ताब के साथ दरिया के किनारे चमक रहा था। शहर के बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी चादरें लहरा रही थी, जहां रेशम के कपड़ों से लेकर जाफरान और दानेदार दारचनी की खुशबू तक सब कुछ बिकता था। उन्हीं बाजारों में हाजी उम्र नामी एक ताजर की दुकान थी, जिसका नाम उम्र का कारवा था। उम्र की उम्र 30 के करीब थी। उसका कद दरमियाना, चेहरा गंदमी और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सफर की कहानियां बयान करती थी। उसकी दाढ़ी हल्की सी थी और वो हमेशा एक गहरे सब्ज रंग का जबा पहनता था, जो उसे बाजार के हुजूम में नमाया करता था। उमर सिर्फ बगदाद तक महदूद नहीं था। वो पीए अपनी तजारत के सिलसिले में शाम, मिस्र और हिंदुस्तान तक सफर करता था। उसके काफिले में 10 घोड़े, 5 ऊंट और 12 मजदूर होते थे, जो उसके सामान को एक मुल्क से दूसरे तक ले जाते थे। वो रेशम, मसाले और नायाब पत्थरों का सौदा करता था और उसकी चालाकी और ईमानदारी की वजह से उसका नाम दौर दौर तक मशहूर था। लेकिन उम्र की जिंदगी में एक कमी थी। वो तन्हा था। उसके वालिदैन बरसों पहले वफात पा चुके थे और उसका कोई भाई बहन नहीं था। शादी के बारे में वो सोचता तो था, लेकिन उसका कहना था कि जब तक मेरा दिल किसी को अपना ना माने, मैं रिश्तों में नहीं बांधूंगा। उसकी जिंदगी सफर, तजारत और बाजार की चहल पहल में गुजर रही थी। एक दिन उम्र को दमशक से एक ताजर का पैगाम मिला। उसे बताया गया कि शाम में रेशम के नए डिज आए हैं, जो बगदाद के अमीरजादों में बहुत मकबूल हो सकते हैं। उमर ने फौरन अपना काफिला तैयार किया। उसने अपने घोड़े बादशाह को जन किसा, जो उसका वफादार साथी था। बादशाह एक अरबी घोड़ा था, जिसका रंग स्याह था और रफ्तार ऐसी कि सहरा की रैत को चीर दे। काफिले में उसके साथ उसका दाएं हाथ रहीम भी था, एक बूढ़ा आदमी जो उम्र के वालिद के जमाने से इस खानदान के साथ था। रहीम ने उम्र से कहा, बेटा, ये सफर लंबा है, सहरा में तूफान का मौसम है, ख्याल रखना। उमर ने मुस्कुरा कर कहा, रहीम, चाचा तूफान से डरने वाला ताजर नहीं होता। काफिला सुबह सुरे निकला और दरिया के किनारे से होता हुआ शाम की तरफ बढ़ने लगा। सफर के तीसरे दिन, जब सूरज गुरूब हो रहा था, काफिला सहरा के एक किनारे पर पहुंचा, जहां रैत के टीलों के दरमियान एक छोटा सा खजूरों का बाग नजर आया। खजूर के दरख्तों की छाव और एक कुआं इस जगह को जंत का टुकड़ा बना रहे थे। उमर ने काफिले को रोका और कहा, यहाँ रात गुजारेंगे। मजदूरों ने कीमे लगाए और उम्र पानी लेने के लिए कुएं की तरफ बढ़ा। वहां उसे एक लड़की नजर आई, जो कुएं के पास बैठी थी। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था, जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। लड़की का लिबास सादा था, एक सफेद चादर जो उसके सर से लेकर कुंधों तक लहरा रही थी। इसकी आंखें नीली थी, जैसे आसमान का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो, और उसके बाल रेशम की तरह लंबे और स्याह थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि उमर एक लम्हे के लिए रख गया। आए लड़की, तुम यहाँ यूं क्या कर रही हो? उमर ने आगे बढ़कर पूछा। उसकी आवाज में नरमी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लड़की डर जाए। लड़की ने सिर उठाया और उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक भरी और उसने कहा, मैं पानी लेने आई थी, लेकिन मेरा घड़ा टूट गया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सरगोशी हुआ में घिल रही हो। उमर ने अपना मुश्किजा निकाला, उसे पानी से भरा और लड़की के हाथ में दिया। ये लो, और अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो हमारे काफिले के साथ चल सकती हो। ये सहरा खतरनाक है। लड़की ने पानी पिया और मुस्कुराई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मैं हाजी उम्र हूँ, बगदाद का ताजर। और तुम कौन हो? उमर ने जवाब दिया, मैं लैला हूँ। लड़की ने कहा, और उसकी मुस्कुराहट में एक राज छिपा था। रात हुई और काफिला खीमों में आराम कर रहा था। उम्र लैला के पास बैठा और उससे बात करने लगा। उसने बताया कि वो तजारत के लिए सफर करता है और उसे दुनिया घूमने का शौक है। मैंने शाम के बाजारों में रेशम देखा, मिस्र के एहरामात के साए में बैठा और हिंदुस्तान के जंगलों में नायाब फूलों की खुशबू सौगी, लेकिन मेरा घर बगदाद है, वही मेरा दिल बसा है। लैला ने खामोशी से सुना और फिर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है उमर, तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम मुझे जानते भी नहीं। उमर ने हंसकर कहा, रहम दिल्ली इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। इस रात लैला ने काफिले के साथ रहने का फैसला किया।
अगले दिन जब काफिला आगे बढ़ रहा था, एक तूफान आया। रीत की दीवारें आसमान तक उठ रही थी और घोड़े बेचैन हो गए। उमर ने काफिले को रोका और सबको खेमों में पनाह लेने का कहा, लेकिन लैला बाहर निकली। उसने अपने हाथ उठाए और अजीब बात हुई, तूफान थम गया, हवा खाम वगैरह। उमर ने ये सब देखा और उसके दिल में शक पैदा हुआ। वो लैला को देखता रहा लेकिन कुछ ना कहा। उसने सोचा ये कोई आम लड़की नहीं है। रात को जब सब सो रहे थे, उमर लैला के पास गया और पूछा, है तुम कौन हो लैला? तुमने तूफान को कैसे रोका? लैला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे सच कहना चाहती हूँ इम्र, मैं इंसान नहीं, एक परी हूँ। मेरी दुनिया सहरा के पार है, जहाँ हम रोशनी और हुआ से बने हैं। मैं यहाँ तुम्हारी रहमदिली की वजह से आई, क्योंकि तुम्हारा दिल मुझे अपनी तरफ खींच लाया। उमर हैरान रह गया। उसने कहानियों में परियों के बारे में सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था तुम परी हो। फिर तुम यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। लैला ने कहा, परिया इंसानों की दुनिया में आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब कोई हमें अपने दिल से बुलाए। हेमत दिली पर फदा हो गई। उमर के दिल में एक अजीब सी गर्मी पैदा हुई। उसने कहा, लैला अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बगदाद चल सकती हो। लैला ने मुस्कुराकर कहा, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझसे मेरी असली शक्ल ना मांगना, वरना मैं वापस अपनी दुनिया चली जाऊंगी। उमर ने वादा किया और कहा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। बगदाद पहुंचकर उमर ने लैला को अपने घर में जगह दी। उसका घर दरिया के किनारे था, एक छोटा सा हवेली नुमा मकान जहां वो अकेला रहता था। लैला ने घर को खूबसूरत बना दिया। उसने दीवारों पर फूलों की बैल चढ़ाई और हवा में एक अजीब सी खुशबू भर दी। बाजार में लोग हैरान हो रहे थे कि उम्र को इतनी खूबसूरत लड़की कहां से मिली। कुछ दिनों बाद उम्र ने लैला से कहा, लैला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। लैला ने सिर झुकाकर कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ उम्र, लेकिन याद रखो मेरी असली शक्ल ना देखना। उम्र ने हाँ कही और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद उम्र के दिन खुशियों से भर गए। लैला उसके सफर में उसका साथ देती और जब वो तजारत के लिए बाहर जाता, लैला छिपकर अपनी ताकत से उसकी हिफाजत करती। एक बार जब काफिला मिस्र जा रहा था, डाकुओं ने हमला किया। उमर लड़ने लगा, लेकिन लैला ने हुआ को हुक्म दिया और डाकू भाग गए। उमर ने उसे देखा लेकिन कुछ ना कहा। उसके दिल में लैला के लिए मोहब्बत बढ़ती गई। लेकिन एक दिन उसके जहन में तजस जागा, लैला की असली शक्ल कैसी होगी? क्या वो इतनी खूबसूरत होगी जैसे अभय? उसने सोचा। एक रात जब लैला सो रही थी, उम्र ने उसका निकाब हटाने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को रोक ना सका। जैसे ही नकाब हटा, लैला की आंखें खुल गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उमर, तुमने मेरा वादा तोड़ दिया, अब मुझे जाना होगा। इससे पहले कि उम्र कुछ कह पाता, लैला हुआ मैं गायब हो गई। उसके पीछे सिर्फ एक चमकता हुआ पर रह गया जो जमीन पर गिरा। उम्र रो पड़ा। उसने अपनी मोहब्बत खो दी थी। उसने पर उठाया और दिल से कहा, लीला मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे मुझे परियों की दुनिया में ही क्यों ना जाना पड़े। लैला के गायब होने के बाद उमर के घर में सुन्नाटा छा गया। दरिया के किनारे उसकी हवेली, जो कभी लैला की मौजूदगी से जगमगाती थी, अब वीरान लग रही थी। दीवारों पर लगी फूलों की बैल सूख गई थी और हवा में वो अजीब सी खुशबू गायब हो चुकी थी। उमर के हाथ में सिर्फ वही चमकता हुआ पर था जो लैला ने छोड़ा था। वो रात भर उसे देखता रहा और उसके दिल में एक इज्म जागा, मैंने लैला को खो दिया, लेकिन वापस लाऊंगा, चाहे मुझे उसकी दुनिया में जाना पड़े, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उसने अपने घर को बंद किया, अपने काफिले के मजदूरों को छुट्टी दी और रहीम चाचा से कहा, मैं एक सफर पर जा रहा हूं, अगर मैं वापस ना आया तो मेरी दुकान और घर तुम्हारे नाम कर देना। रहीम ने हैरानी से पूछा, बेटा ये क्या बात है हुई, तुम कहाँ जा रहे हो? उमर ने कहा, एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान कम ही जाते हैं। उमर ने अपना घोड़ा बादशाह तैयार किया, अपने साथ कुछ राशन पानी और एक तलवार ली। उसके पास लैला का पर था जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। उसने सोचा कि शायद ये उसे रहनुमाई देगा। वो बगदाद से निकला और सहरा की तरफ बढ़ा। वही है जगह जहां उसकी लैला से पहली मुलाकात हुई थी। रात हुई तो वो खजूरों के बाग के पास पहुंचा। कवा अब भी वही था, लेकिन लैला का कोई निशान न था। उमर ने पर को हवा में उठाया और बोला, लैला अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मुझे
रहनुमाई दे अचानक पर चमकने लगा और हुआ में बुलंद हुआ। वो आगे बढ़ा और रेत के एक टीले की तरफ इशारा करने लगा। उमर ने घोड़ा दौड़ाया और वहां पहुंचा। रेत के नीचे एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर अजीब अलामतें किदा थी, सितारों के नक्श और हुआ की लहरें। दरवाजा खुला और एक सरंग नजर आई जो जमीन के अंदर जा रही थी। उमर ने गहरी सांस ली और सरंग में दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था, लेकिन पर की रोशनी ने रास्ता दिखाया। वो चलता रहा और कुछ देर बाद सरंग खत्म हुई। उसके सामने एक अजीब दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां आसमान नीला नहीं बल्कि सुनहरी था। जमीन पर रेत की जगह चमकता हुआ पत्थर था और हवा में छोटे छोटे रोशनी के जरात तैर रहे थे। दूर दरखत नजर आ रहे थे, लेकिन उनके पत्ते शीशे की तरह शफाफ थे। उम्र है, ये परियों की दुनिया है, उसने सोचा, पर अब भी उसके हाथ में था और उसने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। कुछ दूर चलने के बाद उम्र को एक नदी मिली। उसका पानी आम पानी नहीं था, ये चमक रहा था और उसमें रंग बदल रहे थे। नदी के किनारे एक छोटी सी कश्ती खड़ी थी। उम्र उसमें बैठा और कश्ती खुद ब खुद जलने लगी। वो सोच रहा था कि ये सब ख्वाब है या हकीकत। नदी उसे एक शहर की तरफ ले गई जहां इमारतें में मौलिक थी,